जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। हम आज उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति के बाद संवैधानिक प्रधान में दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति आते हैं। उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया ताकि राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी कार्यों को करते हैं। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से। अब उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति के पद को लिया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 63 में लिखा है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। माने भारत का उपराष्ट्रपति होना ही होना चाहिए, माने एकदम जरूरी है। और अनुच्छेद 64 की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। आपको हम बताए हैं कि संसद के 3 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति की भी उसके अंग है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है और 2 सदनों में से एक राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं। तो राज्यसभा के पदेन, पद से ही, यानी कहने का मतलब कि इनको चुना नहीं जाता है, निर्वाचित नहीं किया जाता है। जो ही देश के उपराष्ट्रपति होंगे ना, जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किए गए होंगे ना, वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति होंगे माने पद से ही सभापति होंगे। जो ही देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। सभापति चुनने की जरूरत नहीं, इसलिए इसे पदेन सभापति कहते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति हैं और दूसरे स्थान पर अगर दूसरा संवैधानिक प्रधान की बात करें तो उपराष्ट्रपति है। अगर क्रमबद्ध रूप से देखें तो भारतीय सरकार में या भारतीय शासन में सबसे शीर्ष पर राष्ट्रपति को रखा जाता है और राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति आते हैं। तो उपराष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए योग्यताएं क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली योग्यता होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो। किसी विदेशी को हम उपराष्ट्रपति पद पर नहीं बैठा सकते हैं, उसे भारत का नागरिक होना ही होना चाहिए। दूसरी योग्यता होनी चाहिए कि उनकी आय, यहां आय गलती से लिखा गया है, उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, यानी 35 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। कम से कम उपराष्ट्रपति पद से चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता कि उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। तीसरी योग्यता क्या? किसी लाभ के पद पर नहीं हो। अब प्रश्न उठता है कि लाभ के पद, तो लाभ के पद को संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, उसको परिभाषित नहीं किया गया है। बस इतना जानिए कि लाभ के पद पर नहीं हो। और चौथी योग्यता कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की जो भी योग्यता होती है, सभी योग्यताएं उसमें हो। ये क्राइटेरिया, इसको याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 हो, अधिक से अधिक कितनों हो सकता है, कितनों का मान लीजिए कि 62 से ऊपर थोड़े होगा, तो कम से न्यूनतम उम्र 35 होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो और राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। और क्या जो इसमें नहीं लिखे हैं, पागल और दिवालिया न हो। इसमें ये भी हो सकता है आपको
पांचवा नंबर लिख सकते हैं पागल, पागल और दिवालिया, दिवालिया न हो। पागल और दिवालिया न हो। पागल तो समझ रहे हैं, दिवालिया का मतलब होता है कि देश से पैसा चुरा करके, देश से पैसा का किडनैपिंग करके, ठगी करके विदेश भाग जाना, तो पागल और दिवालिया न हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है? जी नहीं, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम से नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जैसे होता है उसी पद्धति से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इस सभी शब्दों को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी काम करता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगर राष्ट्रपति के चुनाव पूछता है तभी ये सही होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव होगा तभी सही होगा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। सबसे पहला बात कि निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अब प्रश्न उठता है कि निर्वाचक मंडल में होते कौन? कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को वोट कौन देते हैं? तो संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। आगे आते हैं तो बताते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, यानी निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? संसद के सभी सदस्य। तो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप कब माना जाता? अगर जनता स्वयं डायरेक्ट उपराष्ट्रपति को चुनती तो माना जाता कि प्रत्यक्ष होता है, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति को कौन चुनती है? जनता द्वारा चुने गए संसद, जनता द्वारा चुने गए संसद लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ऑप्शन में दे देगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, चाहे एकल संक्रमणीय पद्धति, इसमें से कोई देता है तो आप सही लगाइएगा, सही टिक लगाइएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति या एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अब चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? अभी बताए हम कि संसद के सभी सदस्य, लोकसभा के भी सभी सदस्य और राज्यसभा के भी सभी सदस्य। अब आपके प्रश्न में उठ रहा होगा, आप राष्ट्रपति पढ़े होंगे, हम राष्ट्रपति का भी क्लास पढ़ा लिए हैं, राष्ट्रपति पढ़ाए हैं, तो आप राष्ट्रपति पढ़े होंगे। तो उसमें हम बताए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित नहीं, सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब विधानसभा के सदस्य नहीं, विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते। विधानसभा के चुनाव, विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। और संसद के जो सदस्य है निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेते हैं। हम बताए हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, अभी नहीं किया जाता है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो वो 12 सदस्य और जो निर्वाचित होकर के 238 सदस्य आते हैं, वो भी 238 तो नहीं आते, 230 के आसपास आते हैं। तो राज्यसभा में जितने मनोनीत सदस्य है, जितने निर्वाचित सदस्य है, लोकसभा में जितने निर्वाचित सदस्य है, अब तो मनोनीत नहीं हो रहे हैं क्योंकि आंग्ल भारतीय का कहानी खत्म हो गया। तो सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। और प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान सभी सदस्य क्यों करते हैं और राष्ट्रपति में काहे नहीं करते हैं? तो राष्ट्रपति, आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति जिन सदस्यों को मनोनीत किए हैं वो राष्ट्रपति को वोट देंगे, तो कैसे निष्पक्ष चुनाव तो नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति भी उन्हीं लोगों को मनोनीत करेंगे जो उन्हें फिर से वोट करें, इसलिए वो सिस्टम हटा दिया गया कि राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत कर दिए वो राष्ट्रपति को वोट नहीं देंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति को देंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य
दोनों भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य नहीं भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो जब भी निर्वाचित पूछे तो राष्ट्रपति, संसद के सभी सदस्य, उपराष्ट्रपति भाग लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, ये तो हम बता दिए, चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 गो प्रस्तावक होने चाहिए और 20 गो अनुमोदक होने चाहिए। और राष्ट्रपति में हम बताए थे कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अंतर यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जमानत की राशि कितनी लगती है, तो राष्ट्रपति जैसा जमानत की राशि 15,000 लगती है। जमानत की राशि जब नॉमिनेशन कराने उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई जाता है तो उनसे 15,000 रुपए लिए जाते हैं। 20 गो प्रस्तावक अपने साथ लेकर जाएंगे और 20 गो अनुमोदन करने के लिए अनुमोदक लेकर जाएंगे। अब 20 गो प्रस्तावक लेकर जाएंगे प्रस्ताव रखने के लिए, तो 20 गो प्रस्तावक का 20 गो अनुमोदक तो जेबे करेंगे, 15,000 रुपये वो लेकर जाएंगे। इसलिए जमानत के रूप में जमा करने के लिए जमानत की राशि बोली जाती है। अब ये 15,000 रुपया कहाँ जाएगा, तो आरबीआई में जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होगा और पुनः राष्ट्रपति चुनाव के बाद ये लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 1/6 भाग भी अगर कोई कैंडिडेट प्राप्त नहीं करता है तो उस परिस्थिति में जमानत की राशि यानी 15,000 जो राष्ट्रपति कैंडिडेट जमा किए थे, जिसको आरबीआई में जमा किया गया था, वो जब्त कर ली जाती है, वो नहीं लौटाई जाती है। ये उपराष्ट्रपति की आपको योग्यता बता दिए, चुनाव बता दिए। कल हम उपराष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे, अधिकार एवं शक्तियां पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां पढ़ेंगे। तो इसलिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहे। शॉर्टकट कोई पढ़ाई की विधि नहीं है, अगर कोई शॉर्टकट पढ़ाता है तो बहुत सारा टॉपिक छोड़ता है। दूसरे किसी की क्लास को देखिएगा, हमारे क्लास को देखिएगा, फर्क दिख जाएगा। और इतना सुंदर कंटेंट शायद यूट्यूब पर या फेसबुक पर नहीं मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव रटवा देना दूसरी बात है, ऑब्जेक्टिव रटिएगा, जिंदगी ऑब्जेक्टिव बन जाएगी। कहने का मतलब कि उससे परीक्षा में आप नहीं पास कीजिएगा। अब एग्जाम का पैटर्न बन रहा है, न्यू क्वेश्चन आ रहा है, तो एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा। आप उसको एमसीक्यू को फोकस करके अपने सिलेबस को पढ़ डालिए। तो इसी के साथ हम क्लास बंद करते हैं। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर करें और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और हमेशा हमारे साथ बने रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। धन्यवाद।